सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कोर्ट राउंड अप और मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम अरशद। नाज़रीन, कोर्ट राउंड अप में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अदालत उज़्मा से लेकर अदालत आलिया तक होने वाली गुज़श्ता पूरे हफ्ते की अदालती कार्रवाई और शेयर करेंगे आपसे मुख्तलिफ मुकदमात का पस मंज़र और होने वाले पेश मंज़र से मुतल्लिक भी बातचीत। तो चलते हैं सबसे पहले रिकैप ऑफ द वीक और आपको बताते हैं कि इस पूरे हफ्ते अहम अदालती कार्रवाइयों में क्या कुछ हुआ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, हुकूमत और अदलिया के दरमियान बर्फ़ पिघलने का इम्कान। बर्फ़ पिघलने के साथ साथ बिल पर नज़रसानी से मुतालिक वफाकी हुकूमत ने इंदिया दे दिया। वफाकी हुकूमत क्या करने जा रही है, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। दूसरी अहम खबर स्टोरी ऑफ द वीक में आपसे डिस्कस करेंगे ऑडियो लीक कमीशन से मुतालिक। ताहुक्म सानी ऑडियो लीक कमीशन से मुतालिक जो कार्रवाई है उसको रोक दिया गया है। साथ ही साथ जो कमीशन के सरबराह हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत से मुतालिक एक अदद दरख्वास्त जो है वो भी दायर कर दी गई है। और वफाकी हुकूमत और इंक्वायरी कमीशन ने इस तमाम तर मामले पर बनने वाला जो बेंच है उस पर एतराज़ भी आयद कर दिया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मेरे नुमाइंदगान के साथ साथ अहम और सीनियर कानूनदान जो हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 184/3 नज़रसानी से मुतालिक जो दायराकार है उसको वसी किया जा रहा है और इससे किन किन शख्सियात को फ़ायदा होने वाला है और कौन कौन से बेंचेस इस तमाम तर मामले को सुन सकते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे ज़ुल्करनैन इकबाल, इमरान वसीम और तैयब बलोच और साथ ही साथ सीनियर कानूनदान राजा आमिर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो सबसे पहले राजा आमिर अब्बास साहब की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं। राजा साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो आर्टिकल 184/3 से मुतालिक जो लीगल ओपिनियन है उससे आपसे बात करना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि इस तमाम तर मामले पर एक जो नज़रसानी है इसका दायरा कार वसी करने की कोशिश जो है वो की जा रही है एक तरह से, तो इस तमाम तर जो कानून साजी है उससे क्या असर पड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? किन किन मुकदमात में किन किन शख्सियात को अहम फ़ायदे जो हैं वो हासिल होते हुए नज़र आ रहे हैं मुस्तक़बिल में? देखिए नीलम, अगर थोड़ी देर के लिए आप किन किन अफराद को फ़ायदा पहुंच रहा है या पहुंच सकता है या पहुंचेगा उसको साइड पे रख दें, तो ये जो आर्टिकल 184/3 में दो किस्म की तरामीम की गई हैं। एक जो अमेंडमेंट की गई है वो किया गया है सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट 2010 में, जिसमें उन्होंने एक राइट ऑफ अपील दे दिया है। और दूसरी अमेंडमेंट हुई है जो जजमेंट्स रिव्यू एक्ट है 2010, उसमें उन्होंने जो रिव्यू का स्कोप है, रिव्यू अंडर आर्टिकल 188 ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन उस स्कोप को वास्ट कर दिया है। उसमें उन्होंने ये लिख दिया है कि ये जैसे अपील को सुना जाता है उन्हीं ग्राउंड्स पर इस रिव्यू को टेकअप किया जाएगा। तो जहाँ तक पहली अमेंडमेंट है तो उसकी हद तक मेरा ये व्यू है कि वो जो अपील का डायरेक्ट राइट दिया इन्होंने, वो राइट जब तक आर्टिकल 185 में अमेंडमेंट ना हो वो राइट देना टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर एक मुमकिन चीज़ नहीं नज़र आ रही। ऑल्दो तमाम वकला का मेजॉरिटी का ये इंक्लूडिंग मी, हमारा ये शुरू से एक मुतालबा रहा है कि 184/3 में जब भी कोई डिसीजन आता है तो उसकी अपील होनी चाहिए। उसको फैसले के बाद उसको दोबारा खाली नज़रसानी नहीं, एक एपेलेट फोरम में ले जाना चाहिए। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ज़रूरी है, लेकिन अब चूंकि पार्लियामान के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वो तादाद मौजूद नहीं है, तो उन्होंने अपने इस सुखम को कवर करने के लिए जो दूसरा कानून लेके आए, जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट 2023 है, उसमें उन्होंने इसको अपील का ग्राउंड्स दे दिए हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी एक दुरुस्त इकदाम है। जो दूसरा था सही है। राजा आमिर अब्बास साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ अभी सीनियर कानूनदान लतीफ़ खोसा साहब भी मौजूद हैं, तो उनकी जो लीगल ओपिनियन है वो भी इस मामले पर हासिल करते हैं। खोसा साहब, खुश आमदीद।
जी मेहरबानी, थैंक यू, आपको मुबारक हो नया प्रोग्राम शुरू करने की। बहुत शुक्रिया सर जी। क्या कहेंगे, आर्टिकल 184/3 से मुतालिक बात हो रही है और इसके दायराकार जो है उसको वसी कर दिया गया है, तो बात हम ये करना चाह रहे हैं कि इससे किस तरह से जो पुराने केसेस हैं, जो पुरानी शख्सियात हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है इस कानून साजी से, और जो लार्जर बेंच से मुतालिक जो मुकदमात की तफसीलात हैं उससे मुतालिक आप क्या कहेंगे, किस तरह से असरअंदाज कर सकता है ये? देखें, पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत के माशाल्लाह कानून साजी में इन्होंने जो रिकॉर्ड महारत हासिल कर रखी है वो अपना यकता है, और पहले कभी हमने ऐसा चीज़ें नहीं देखी थी। आवाम के लिए फ़ायदेमंद तो हैं या नहीं है, बाहर के इन्होंने अपने मुकदमात को बड़ी सूरत के साथ ख़त्म किया। और बात करते थे एनआरओ की पहलों की, इन्होंने खुद एनआरओ जो है अपने कानून साजी के ज़रिए नैब में तरामीम करवा के अपने कानून जो है अपना केस मुकदमात खत्म कर दिए, और अब माशाल्लाह अपने नाअहलियत को खत्म करवाने के लिए इन्होंने ये कानून साजी करने की कोशिश की है। मगर देखें, ये 184(3) का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें तरमीम सिर्फ आइन के जरिए हो सकती है। आइन में तरमीम करना अगर करें तो तब इसमें तरमीम हो सकती है। ये जो कानून साजी की है, पहली जो कानून साजी इन्होंने की थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट का जो एक्ट बनाया था उसको 8 जजेस ने पहले ही मुअत्तल कर रखा है, और फिर उसके बाद जो इन्होंने नया कानून उसको ओवर रीच करने के लिए किया, उसमें खुद अटॉर्नी जनरल साहब ने फरमाया कि इसमें ओवरलैपिंग है और हम इसको रिकंसाइल करना चाहते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो है मोहलत दी है कि आप इसको देखिएगा। देखिए, एक बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून का इसको मुकन्नना को अख्तियार ही नहीं है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जब कंकरेंट लिस्ट को खत्म किया गया और सिर्फ एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट आई, तो आर्टिकल 70 सब आर्टिकल 4 जो है आइन का, उसके तहत जो लेजिस्लेटिव लिस्ट बनाई गई उसके पहले हिस्से में, यानी 2 हिस्से हैं लेजिस्लेटिव फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के, पहले हिस्से में आइटम नंबर 55 पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के अलावा बाकी अदालतों की हद तक ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून बना सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड किया गया है। और इसलिए एक्सक्लूड किया गया, उसकी मंतक ये है क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो है 1980 के इन फील्ड मौजूद हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स को आर्टिकल 191 के तहत रेगुलेट किया हुआ है, तो इसलिए वो उन्होंने एक्सक्लूड किया, उसको मुस्तस्ना उसको निकाल दिया। तो लेजिस्लेचर की कॉम्पिटेंसी नहीं है इस बारे में कानून साजी करना की, अगर ये मजमूम कोशिश की गई है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त याफ्ता भी हैं और माशाअल्लाह उनके खिलाफ अदालती वारंट्स निकले हुए हैं, अदालती वारंट्स, ये नहीं है कि किसी नैब ने या किसी FIA ने या किसी पुलिस के मुकदमात दर्ज हुए हैं। बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि वहां से बैठ के हुक्मरानी कर रहे हैं, और मैं हैरत होती है कि आप लोग सारे चैनल्स उनको दिखाते हैं, वगरना जो मफरूर हो और कैदी भी हो और कॉन्विक्ट भी हो। खोसा साहब, ये बिल्कुल ऐसे ही है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जुल्करनैन, आप बताइएगा, शख्सियात की बात हो रही है तो क्या कहेंगे, किन किन शख्सियात को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए, जहांगीर तरीन साहब पनामा केस में ताहयात नायल हुए, इसी तरीके से जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं वो भी 62(1) पनामा केस में लगा। इन दोनों ने अपनी नज़रसानी दरख्वास्तें दायर कर दी थी, दोनों की जो रिव्यूज़ हैं वो खारिज हो चुकी हैं। अब मैक्सिमम इनको फ़ायदा इसमें ये हो सकता है कि जो समीउल्लाह बलोच केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि जो नाअहली है आर्टिकल 62(1)(f) के तहत वो ताहयात होगी, उसमें अभी तक कोई रिव्यू नहीं आया था। मैक्सिमम उसमें रिव्यू करके दायर करके तो कर सकते हैं कि जी इनके जो ताहयात नाअहली वाला मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट अपना ज़रा रिव्यू करे। अब इसमें मैं खोसा साहब से एक राय लेना चाहूँगा। खोसा साहब, एक तो ये बताइएगा कि अब जैसे जो नया जो 188 के जो इन्होंने रिव्यू एंड ऑफ जजमेंट का जो लॉ बनाया है, इसमें है कि पहले जिस बेंच ने फैसला दिया उससे बड़ा बेंच होगा। अगर 3 मेंबर बेंच ने दिया है तो कम से कम 5 मेंबर बेंच होगा, नेक्स्ट उसको सुनेगा। तो क्या इसमें तमाम वो
जो 3 रुकनी बेंच के जजेस हैं वो शामिल होंगे या सिर्फ एक ऑथर को शामिल करना ज़रूरी है? दूसरा ये कि जहांगीर तरीन साहब का तो केस थोड़ा डिफरेंट है, नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त सजा याफ्ता एक इश्तिहारी हैं जो उनका लीगल स्टेटस है, तो क्या वो रिव्यू का राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं इश्तिहारी होते हुए और मफरूर होते हुए? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनको सरेंडर करना पड़ेगा। मफरूर शख्स को जो है कोई अदालत जो है सुन ही नहीं सकती है, उनको राइट ऑफ ऑडियंस उनका खत्म हो जाता है कानून के ताबे जो है। एक बात। दूसरी बात ये है कि उनको जो जिस में उन्हें सजा याफ्ता है उसमें आकर उनको अपील का फेस करना पड़ेगा। अपने आप को सरेंडर करेंगे, पहले वो अडयाला जेल में जाएंगे और उसके बाद उनकी अपील की अगर सुनवाई बिल्कुल खोसा साहब, और ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर पेशी की जाएगी और खुद को सरेंडर भी किया जाएगा। तैयब, आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे इस तमाम तर मामले पर? बहैसियत सहाफ़ी आप क्या देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी आइंदा आने वाले दिनों में क्या नई पेशरफ जो है इस आर्टिकल के बाद होने जा रही है? देखें, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो हुकूमत लेके आई है, हुकूमत की इंटेंशन जो है वो बिल्कुल वाज़े हैं और क्लियर हैं, और इसके साथ साथ ये टेक्निकल चीज़ें ज़रूर हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बना दिए गए हैं तो फिर ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को ही होता है कि वो अपनी यानी जुरिस्डिक्शन या दायरा इख्तियार जो है 184(3) में या जो बेंच की तश्कील है या जिन चीज़ों को छेड़ा गया है इस नई 2 कवानीन से या एक्ट से, तो वो तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अपनी जुरिस्डिक्शन में आते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि सुप्रीम कोर्ट के खुद जजेस कह चुके हैं, बार बार चीफ जस्टिस को लिखा जा चुका है और आवाज़ें भी आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस जो हैं वो फेल हो गए हैं, नाकाम हो गए हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, कि वो रूल्स से मुतल्लिक फुल कोर्ट इजलास बुलाएं या वहाँ पे आके चीज़ों को सही करें, करेक्ट करें, तो वो नहीं कर रहे थे। तो इसी बुनियाद के ऊपर फिर हुकूमत जो है वो कानून साजी लेके आ गई है। लेकिन मेन मुद्दा जो है जो आपने पूछा उसमें साफ ज़रा फ़ायदा तो मिलेगा। जो लोग 184(3) के तहत इफेक्ट हुए हैं, अगर उन्होंने अपील का हक जो है वो अप्लाई नहीं किया था या वो नहीं हुआ था तो वो शायद उनको मिले। सही है, तो ये फ़ायदा तो होगा। आगे चलते हैं नुमाइंदा खसूसी इमरान वसीम की तरफ। फ़ायदा हो रहा है, तैयब कह रहे हैं, किन किन शख्सियात को हो रहा है? बीच की खबर क्या है आपके पास इमरान? देखिए, अभी जो थोड़ी देर पहले बात हुई कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की जो रिव्यूज़ पिटिशन थी आर्टिकल 62(1) का जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की थी, तो उसमें उन्हें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन वहाँ पे ज़ुल्करनैन ने सवाल उठाया कि वह मफरूर हैं, तो क्या वो मफरूर होने की बुनियाद के ऊपर नज़रसानी दायर कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए कि जो मेरे नॉलेज में चीज़ है कि ये जो मुकदमा था आर्टिकल 62(1) का, इसमें जनाब अपना लतीफ़ खोसा साहब भी वकील थे, ग़ालिबन किसी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, नहीं वो नवाज शरीफ के उसमें पार्टी सदारत में थे। ये जो मुकदमा था जिसमें आर्टिकल 62(1) की तशरीह की गई थी, ये 184 का मुकदमा नहीं था, ये 184(3) का केस नहीं था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था आर्टिकल 62(1) का। ये ट्रिब्यूनल से अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आई थी और ट्रिब्यूनल के केसेस के ऊपर एज ए एपलेट बेंच, एज ए एपलेट फोरम सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर समाअत करके ये वर्डिक्ट दिया था कि आर्टिकल 62(1) जो है जिस पे लगेगा वो ताहयात नाहिल होगा। ये नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को तो इस केस में फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये आर्टिकल 184(3) के तहत फैसला नहीं दिया गया। हाँ, जो कानून आया है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर के हवाले से, उसमें जो नवाज शरीफ की पार्टी सदारत का केस है वो उसमें आ सकता है, इमरान खान साहब का केस आ सकता है, उन्हें फ़ायदा पहुंच सकता है। जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी वाला केस था उसमें भी खान साहब पार्टी थे और कासिम सूरी को फ़ायदा हो सकता है, असद कैसर साहब को फ़ायदा हो सकता है, हमजा शहबाज शरीफ को फ़ायदा हो सकता है, जिनके आर्टिकल 63 की जो तरजीह है उस पर ये अप्लाई हो सकता है, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन भी थी और वो आर्टिकल। इमरान वसीम, थैंक यू सो वेरी मच। अभी चलते हैं अपनी जो अगली टॉप स्टोरी है उसकी तरफ भी, और जजेस की तकसीम से मुतालिक कुछ क्या सराई हैं देख लें तो वो भरा पड़ा है, और जजेस से मुतालिक जो बातें हैं ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि हर ज़बान ज़दोआम भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अपनी इमारत से भी जो अहम शख्सियात हैं वो भी इसका ऑन एंड ऑफ कई जगहों पर जिक्र कर चुके हैं। तो इस तमाम तर मौके पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से कुछ वजाहत जो है वो जारी की गई है, और इस वजाहत में उन्होंने बड़ी वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है और ये जो क्या सराइयाँ इनको नहीं होना चाहिए, ऐसे गलत फहमियाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जो लीगल ओपिनियन के लिए माहिर कानूनदान हैं वो मौजूद हैं। राजा आमिर अब्बास साहब की तरफ चलते हैं। राजा साहब बताइएगा क्या कहेंगे, एक तकसीम जो है बड़ी वाज़ेह है, ऐसे में सिर्फ वजाहत दे देना क्या काफ़ी है?
देखिए वजाहत भी एक पॉजिटिव स्टेप है। हमें जो कुछ ऑप्टिक्स कल और परसों नजर आए, कल खासकर वो जो शजरकारी मुहिम थी उसमें जो ऑप्टिक्स नजर आए, तो दिस इज समथिंग पॉजिटिव और इसको इनकरेज करना चाहिए कि क्या ये काफ़ी नहीं। ये ऑब्वियसली एक रास्ता है कि जो एक तकसीम हमें नजर आई, और ये तकसीम मैं समझता हूँ कि जो कानूनी नुकात हैं या जो आईनी चीज़ें हैं गालिबन उस पे नहीं होगी। ये ज़्यादा तो एडमिनिस्ट्रेटिव ही इश्यूज पे थी, और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हो या दूसरे मैटर्स हों जिसमें या फॉर्मुलेशन ऑफ बेंचेस है या किस बेंच में कौन बैठेगा, ये उस हद तक थी, या किसके खिलाफ कौन सा रेफरेंस आना है या कंप्लेंट को टेकअप करना है। ये ज़्यादातर अंदरूनी मसाइल हैं, और ये जो अंदरूनी चीज़ें हैं इसको अगर एपेक्स कोर्ट खुद बाहमी एक आपस में बैठ के और रजामंदी से और भाईचारे से और अपनी जो उनकी लीगल एक अप्रोच है उसको देखते हुए अब वो चल रहे हैं अगर इस तरफ, तो ये एक बेहतर रास्ता होगा बनिस्बत इसके कि जी सुप्रीम कोर्ट में चूंकि वो आपस में उनका इख्तलाफ था तो पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी, उनके आपस के मसाइल थे तो हुकूमत ने रेफरेंस भेज दिया या बार कौंसिल को इस्तेमाल कर लिया। तो ये चीज़ें जितनी भी इनको हम कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि इसको हम ज़्यादा उभारें। तो आई थिंक अल्टीमेटली क्योंकि जुडिशरी जो सी है उसको पता है कि जुडिशरी की जो वैल्यू है या जो जुडिशरी के फैसलों की वैल्यू है वो तब ही होगी कि जब उनमें एक यूनिटी होगी। अदरवाइज यूनिटी होगी तभी फैसलों की वक़्त रहेगी। राजा आमिर अब्बास साहब मेरे साथ ही रहिएगा, आगे चलते हैं और अपने नुमाइंदगान से भी जानते हैं। तैयब क्या कहेंगे इस तमाम तर मामले पर, क्या लग रहा है? क्योंकि ये जो तकसीम है वो सिर्फ इसी दौरे हुकूमत में नहीं नज़र आ रही, गुज़श्ता जो हुकूमतें थी उनमें भी ये तकसीम जो है हमें रोज़े अव्वल से कहना चाहिए कि नज़र आ रही है, ये तकसीम रहती है। लेकिन क्या ऐसे में ये जो वजाहत है काम आएगी? देखें, तकसीम जो है या इख्तलाफ राय जो है वो तो जमहूरियत का हुस्न होता है, लेकिन यहाँ पे मामला टोटल डिफरेंट है। देखें, जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा चीफ जस्टिस के बारे में कि वन मैन पावर शो बना हुआ है, और इवन जस्टिस काजी फैज़ ईसा, ये एक तस्सुर, मैं पार्लियामान की बात नहीं कर रहा, मैं सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करना चाह रहा हूँ कि खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कंडक्ट कैसा है और वो किस तरीके से चीज़ों को चला रहे हैं, तो उसी वजह से इख्तलाफ बढ़ता गया। लेकिन अब जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से कल जो वजाहत आई, फिर शजरकारी में, ये एक चीज़ अच्छी है। जैसे राजा आमिर अब्बास साहब भी कह रहे थे, तो हमें इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मेरे ख्याल में हथियार डाल दिए हैं, उनकी रिटायरमेंट भी करीब है और उसके साथ साथ और भी इशूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, उनके ऊपर दबाव भी है, न सिर्फ उनके फैमिली चीज़ों के ज़रिए से दबाव है, जो चीज़ें आपके सामने आई, ऑडियो लीक्स आई वगैरह वगैरह। लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर भी होने वाले हैं, उनकी मुद्दत कम रह गई है, तो इसी वजह से वैसे भी आखिरी जो 3-4 माह होते हैं ना, जो मौजूदा चीफ जस्टिस होता है वो आने वाले चीफ जस्टिस को इख्तियारात डिलीवर करना शुरू कर देता है, देना शुरू कर देता है। तो इसी वाले से मुझे अब ये चीज़ नज़र आ रही है कि चीफ जस्टिस। बिल्कुल इमरान वसीम, आप बताइएगा, गुज़श्ता कई ऐसे वाक़यात हमने देखे, शाइया हुआ उसमें भी जस्टिस काजी फैज़ ईसा नहीं गए, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कई ऐसे मौक़ों पर कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दावत दी जाती है लेकिन उनकी तरफ से ठुकराई गई, कई मौक़ों पर ऐसा देखा गया। तो गालिबन अभी चीज़ें थोड़ी बेहतर होती नज़र आ रही हैं, उनकी तरफ से जो वजाहत दी गई वो भी आपके ख्याल में क्या काफ़ी है? देखें, जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कल क्लैरिफिकेशन जारी की है उसके अंदर एक चार्जशीट भी है और उसके अंदर एक एडमिशन भी है, और एडमिशन जो है वो जजेस में इख्तलाफात के हवाले से है, क्योंकि हमारे जो साथी हैं वो अपने एंगल से चीज़ों को पढ़ते हैं और मैं ज़री सी बात है कि एक और एंगल से लफ्ज़ों के अंदर क्या बयान किया गया, मैं उन चीज़ों को देखने की कोशिश करता हूँ। अब जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने इसमें एडमिशन ये किया है, उनकी जो प्रेस रिलीज़ है, जो क्लैरिफिकेशन है, उसमें आप ये देखें, मैं आपको वो एक लाइन पढ़ देता हूँ। उसमें वो ये कहते हैं कि ये जो खबरें चलाई जा रही हैं कि मैंने कोई सुप्रीम कोर्ट में धड़ा है और मैंने कोई बना रखा है, वो ये कह रहे हैं कि मैंने कसदन कोई ऐसा धड़ा नहीं बना रखा, इंटेंशनली बात की गई है कि इंटेंशनली मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये बातें गलत है कि मैंने कोई धड़ा बना रखा है। तो इसको अगर आप रिवर्स करेंगे, इसको आप अगर डीकोड करेंगे बात के, तो इंटेंशनली तो बिल्कुल कोई धड़ा नहीं है, बिल्कुल, लेकिन एक धड़ा है जो कि गैर इरादी तौर पे बन गया, हादसाती तौर पे बन गया, इंसिडेंटली बन चुका है।
और उनके अपने एक प्रिंसिपल स्टांस है कि आर्टिकल 184(3) के रूल्स बनाए जाएं, और इस हवाले से जो सुप्रीम अपना जुडिशल कॉन्सेप्ट जो अपना इजलास होता है सुप्रीम कोर्ट का, फुल कोर्ट का, वो बुलाया जाए। सही इमरान, अभी जुल्करनैन आपसे जानना चाहूँगी क्या कहेंगे, एक नहीं बल्कि कई मौक़ों पर देखा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ख़ुसूसी तौर पर ये जो इलेक्शन से मुतालिक समातें चल रही थी उनमें बड़ी दफ़ा ये कहा गया है कि हुकूमत जो है वो दरार डालने की कोशिश कर रही है अदलिया के दरमियान। तो आपको लग रहा है ऐसा कि क्या सिर्फ हुकूमत जो है वो इस तमाम तर मामले की ज़िम्मेदार है या कुछ आपस के मसाइल भी हैं, इंतज़ामी अमूर भी हैं? देखिए, आपस के मामला जब तक ख़राब ना हो तो बाहर वाला कभी भी इंटरफेयर करके आपको मज़ीद तकसीम को उसको वसी नहीं कर सकता। बिल्कुल, आपस में तो मामला थे, लेकिन बहरहाल जस्टिस फाइज़ ईसा ने जिस अंदाज में कल वजाहत दी है उसके बाद मेरा ख्याल है जो एक वो थोड़ी सी उन्होंने एक ज़िद भी बनाई हुई है कि हर जो वेडनेसडे को वो रजिस्ट्रार को कॉल करके कहते हैं कि मैं अगले बेंच हफ्ते में चैम्बर वर्क करूँगा तो मुझे किसी बेंच में शामिल ना किया जाए, तो वो अब उस ज़िद को भी ख़त्म कर दें ताकि वो बेंच में आ सकें, क्योंकि उन्होंने ही जो MBBS के स्टूडेंट्स को हाफिज़ कुरान को 5 इजाफी नंबर 20 इजाफी नंबर देने का केस था, उसमें कहा था कि अवाम हमारे दरवाजे पर दस्तक दी थी, तो अवाम फिर ये भी सुनना चाह रही है कि आप आएँ और जो 55,000 से ज़ायद केसेस पढ़ने के जो केसेस हैं। बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है जी। अभी एक ब्रेक पे चलेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले मैं लतीफ़ खोसा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे और सवाल अवाम का से शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद और अब प्रोग्राम में शामिल करेंगे सवाल अवाम का। तो अवाम ये पूछना चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गाहे बगाहे सियासी मुकदमात जो हैं वो तो सुने जा रहे हैं, लेकिन 50,000 से ज़ायद जो ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं वो कौन सुनेगा? क्या साइलिन को भी सुनने का मौका देगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? इसी पर बात करेंगे सीनियर कानूनदान राजा आमिर अब्बास साहब से। आमिर अब्बास साहब क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट जो है वो केसेस सुनने तो जा रही है, सियासी केसेस जो है उसकी तो भरमार है। देखा जाता है कि एक आध दिन में भी केस लग जाता है, पिटिशन फाइल होती है तो उसी दिन उसको समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया जाता है। 50,000 से ज़ायद जो केसेस हैं आम आवाम के, उनका क्या होगा, कौन सुनेगा? देखिए नीलम, ये बड़ा वैलिड आपका क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब देने से पहले एक मैं क्लैरिफिकेशन करता जाऊं कि अभी वक्फे से पहले बात हुई, इमरान वसीम साहब ने कही कि जो समीउल्लाह केस है वो चूंकि ट्रिब्यूनल से अपील की सूरत में आया था और अपील में फैसला हो गया था कि 62(1)(f) की जो नाअहलियत हयात है तो उसका अब जो नई कानून साजी है उसका फ़ायदा मियाँ नवाज शरीफ या JKT को नहीं होगा। तो ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो नई अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 188 की है जिसमें रिव्यू के स्कोप को एक एपेलेट ग्राउंड्स पे लेने का कहा गया है। और अब उसमें चूंकि रिव्यू अगर आता है और वो अपील्स के ग्राउंड पे सुना जाता है और उसमें ये तय कर दिया जाता है कि जी नहीं 5 साल की मुद्दत है या 4 की या 6 की, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन को इसका फ़ायदा होगा। और बज़ाहिर जो ये 188 में जो रिव्यू के स्कोप को इनलार्ज किया गया है असेंबली से, उसका मकसद ही ये है कि किसी तरीके से वो ताहयात नाअहली जो मियाँ नवाज शरीफ की है और जो जहांगीर तरीन की है उसको ख़त्म किया जाए। अब जो आपका दूसरा सवाल है कि जी जो दीगर 50,000 मुकदमात हैं, तो यकीन करें कि ये एक ऐसा इशू है कि जिससे हमें पता है, हमारे क्लाइंट्स को पता है कि वो किस दुख से, किस तकलीफ से, किस वो एक फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं कि उनके केसेस जो उनसे हैं उनकी सज़ाएं पूरी हो जाती हैं, उनके केस का नंबर आता है, जिसने अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दी हो, कोई स्टे मैटर हो, कोई एग्जीक्यूशन हो, वो तमाम मराहिल ख़त्म हो जाते हैं, फिर केस का नंबर आता है। और क्रिमिनल अपीलें बहुत सी ऐसी हैं कि जिसमें जब सज़ा ख़त्म होने वाली होती है तो वो 7-8 साल अगर जेल में रहता है तो उस जेल में रहने के बाद अगर उसको बरी किया जाता है तो इसका जवाब दे कौन है। बिल्कुल, आमिर अब्बास साहब आप हमारे साथ रहिएगा। तैयब आपसे जानना चाहूँगी, ऐसे कई हमने केसेस देखे हैं जिनमें ऐसा भी देखा गया है कि जो मुल्जिम होता है एक तरह से उसकी सज़ा मुकम्मल हो जाती है और जब उसकी बारी आती है, कोई ज़मानत की आती है, कोई उसको रिलीफ मिलता है तो पता चलता है कि या तो वो वफ़ात पा चुका है या उसकी जो सज़ाएँ हैं वो मुकम्मल करते करते उसने पूरी उम्र जो है अपनी जेल में काट दी है। बिल्कुल मुतअद्दिद ऐसे केसेस आए और गाहे बगाहे हम रिपोर्ट भी करते रहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सज़ाए मौत
कि मुलजिम की जो है वो उसको माफ़ भी कर दिया, लेकिन पता चला कि वो दौरान कैद ही जो है फोत हो गया था। तो यूँ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कसूर जो है वो बनता है जजेस का भी बनता है कि उनको चाहिए कि भाई आप प्रेफरेंस रखें। ठीक है, देखें ये असल में उनकी भी मजबूरी है कि जब पोलिटिकल मैटर्स आ जाते हैं और पोलिटिकल मैटर्स चूँकि टाइमली होते हैं और उनको टाइमली डिसाइड भी करना पड़ता है, तो इस वजह से वो फिर जो आम साइलिन के केसेस हैं वो साइड पे चले जाते हैं। हमने मुतअद्दिद दफ़ा कोई किला सैफुल्ला से आया हुआ शख्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बैठा होता है, वो इस इंतजार में होता है कि मेरा केस जो है वो आज लगा हुआ है, लेकिन होता क्या है वो बेचारा सफ़र करके भी आ जाता है, वकीलों के पैसे भी भर लेता है, लेकिन वो एकदम ये होता है कि बेंच जो है वो डिलिस्ट हो गया क्योंकि एक अहम केस लग रहा है और जजेस साहब उस केस में जो चले जाते हैं। बिल्कुल सही है। वैसे में जो साइलिन है डेफिनेटली वो सफ़र करते हैं। इमरान वसीम, आप बताइएगा, अभी तक आप भी देख रहे हैं जो अभी केसेस चल रहे हैं वो सियासी बुनियादों पर जो है वो चलते हुए नज़र आ रहे हैं, या अगर बड़े से बड़ा कोई केस हो जाएगा, नैब का हो जाएगा, CDA के जो केसेस हैं वो हमें चलते हुए नज़र आ रहे हैं। आम जो केसेस हैं वो किस तादाद में सुने जा रहे हैं, क्या उनकी स्पीड है? देखिए नीलम, एक चेंज तो नज़र आ रहा है। अगर हम केसेस की बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आजकल किन केसेस की समाअत हो रही है, तो 3 केसेस हमारे जहन में आएंगे। एक इलेक्शन का मुकदमा है, दूसरा ऑडियो कमीशन के खिलाफ दरखास्तें, और तीसरी ये जो चीफ जस्टिस के अख्तियारात से मुतल्लिक दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर 8 रुकनी लार्जर बेंच बना हुआ है। इसके अलावा तो कोई केसेस रिपोर्ट नहीं होते, लेकिन एक लगता ही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तब्दीली आ रही है। अगर आप देखें जो आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी की गई उसमें बड़े पुराने केसेस है जो कि इन्फोर्समेंट के हवाले से है, फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट के हवाले से है। अब आप देखें कि 2017 में एक सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया कि जो प्रोसिक्यूशन है जिसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, आम लोगों के केसेस हैं, जो इस नुक्ते के ऊपर ये कह के जो है वो खारिज कर दिए जाते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो अपना मुकदमा साबित नहीं कर सका, और फौजदारी केसेस में मुलजमान को जो कत्ल के केसेस होते हैं, रेप के केसेस होते हैं, उन्हें बरी कर दिया जाता है। तो ऐसे केसेस जो है आइंदा हफ्ते लगे हैं। अब ये देखें कि 2017 में ये सोमोटो लिया गया था इसी मामले के ऊपर के प्रोसिक्यूशन को हमने कैसे बेहतर बनाना है। 2017 में सोमोटो होता है और आज 6 साल गुजर चुके हैं, एक भी समाअत इस सोमोटो की नहीं हुई। बिल्कुल 6 सालों के बाद जो केसेस हैं वो भी हेयरिंग के लिए फिक्स हो रहे हैं। जुल्करनैन, आप क्या बताएंगे इस तमाम तर मामले में, आप कैसे देख रहे हैं? कुछ ऐसे इश्यूज़ जो हैं अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने वाली है उनको टेकअप किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में वही केसेस हैं जो कि बहुत हाई प्रोफाइल हैं, जो जाते हुए अगर एक तादाद जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बता के जाएंगे कि अपने जो मुद्दत मुलाजमत थी चीफ जस्टिस की हैसियत से उसमें कितने केसेस निपटाए, तो आपको नहीं लग रहा कारकर्दगी थोड़ी मुतासिर होती हुई नज़र आएगी? नहीं, देखिए नीलम, बात यह है कि ये सिर्फ उमर अता बंदियाल साहब का इशू नहीं है। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जब आए हैं तो उस वक्त जब उन्होंने टेक ओवर किया था चीफ जस्टिस, तो गालिबन 8 से 9 हज़ार केसेस पेंडिंग थे। जब वो गए हैं तो ये पेंडेंसी तकरीबन 20 हज़ार के करीब थी। इसी तरीके से साकिब निसार साहब जब आए हैं तो तकरीबन 36 हज़ार के करीब केसेस उस वक्त पेंडिंग थे। जब वो गए हैं तो 38,741 केसेस पेंडिंग थे। हालांकि उन्होंने बहुत सारे केसेस निपटाए भी और बहुत से नए भी शुरू किए, लेकिन फिर भी ज़्यादा वो इजाफा नहीं करके गए। जस्टिस अफसर सईद खोसा साहब जब आए उन्होंने तासुर यह दिया कि मैंने तो जैसे सारी क्रिमिनल अपीलें ख़त्म कर दी हैं, लेकिन 38,741 पे उन्होंने शुरू किया और 45,000 से ऊपर केसेस वो पेंडिंग छोड़ के गए। इसी तरीके से जस्टिस गुलजार साहब जब आए उनके दौर में भी बदकिस्मती से तकरीबन 8 से 9 हज़ार जो केसेस हैं पेंडिंग, उनका इजाफा हुआ। जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं इन्होंने एक्स्ट्रा बेंचेस भी बना के कोशिश तो काफ़ी की है कि पेंडेंसी को कम किया जाए। 2-2, 3-3 हज़ार केसेस नीचे आते भी हैं, लेकिन केसेस इतनी तादाद में नीचे से ऊपर आ रहे हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स की दरखास्तें आ रही हैं कि फिर पेंडेंसी रहती है। इसके लिए बाकायदा स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को, और प्रेफरेंस बनानी पड़ेगी जो मेडिकल ग्राउंड पर लीव्स हैं या जो बेल की केसेस हों या जिन जो जेलों में लोग हैं उनकी अपीलें जो हैं पहले उनको सुना जाए, ताकि कम अज़ कम अगर कोई बेगुनाह जेल में पड़ा हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी बाहर आना चाहिए। एक मौके पे ये भी खबर सामने आई थी कुछ ड्यूटी जजेस की जो खिदमात हैं वो हासिल की जाएंगी कुछ इस तरह के इश्यूज़ को देखने के लिए, टैकल अप करने के लिए, ताकि जो आम साइलिन के केसेस हैं उनको भी फटाया जा सके। देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो ड्यूटी जजेस नहीं होते हैं, एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, वो पहले होती रही है, लेकिन इस वक्त तो कोई सागदा की दी एडहॉक जज की अपॉइंटमेंट भी ज़ेरे गौर नहीं है। अलबत्ता मैं आपसे बात करूंगी, अभी हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं राजा आमिर अब्बास साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक से वापस आकर फिर अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम का अगला सेगमेंट है दी अपकमिंग वीक।
अपकमिंग वीक में आइंदा हफ्ते अदालती कार्रवाइयों में क्या होने वाला है? 3 अहम स्टोरीज़ हैं और तीनों अहम जो स्टोरीज़ हैं इस पर नुमाइंदगान से बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी पनामा केस से मुतालिक। जी हाँ, पनामा का हंगामा एक बार फिर होने को तैयार है। 400 से ज़ायद बेनिफिशरीज़ जो कि पाकिस्तानी हैं, मुख्तलिफ तौर पर इन्होंने फ़ायदे हासिल किए हुए हैं इस तमाम तर मामले पर। तो इससे मुतालिक एक अहम डेवलपमेंट जो वो होने जा रही है। जमात इस्लामी के अमीर जो हैं सिराजुल हक साहब, उनकी जो दरख्वास्त है वो समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। 9 जून को अहम समात होने जा रही है। तैयब, क्या खबर है आपके पास? पनामा का हंगामा एक बार फिर से। जी बिल्कुल, 9 जून को जो है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है इस मामले पर समाअत करेगा। लेकिन अब ये पनामा का हंगामा तो उस वक्त था जब ये इसका टाइम था, हर चीज़ टाइमली चलती है। अब वो हंगामा वंगामा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अगर आप देखें कि इसी केस के अंदर भी एक बेचारा दरख्वास्त गुजार जो है वो दरख्वास्तें कर करके कहता रहा कि भाई सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, दूसरों के केसेस भी समाअत के लिए लगाए जाएँ 400 अफराद, लेकिन वो लगाए नहीं। तारिक असद वो बेचारा वफात पा गया। सिराजुल हक ने मुतअद्दिद दरख्वास्तें भी दायर की लेकिन नहीं लगा, क्योंकि वो पनामा में एक सिंगल आउट किया गया नवाज शरीफ एंड सम उनको वक्त ये वाला क्यों मुकर्रर किया गया इन दरख्वास्तों की? बस अब दरख्वास्तें पड़ी हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में तो पड़ी हैं, इनको डिस्पोज ऑफ करना या कहीं ना कहीं इसको तो वो मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है। तो उसी टाइम ही इनको 400 अफराद और ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी। तो वो मेन चीज़ थी वो जो सिंगल 400 अफराद हाई प्रोफाइल नहीं है जिस तरह नवाज शरीफ साहब थे। साहब ज़रा नीलम, वो मैं आप या जुल्करनैन तो हो नहीं सकते, तो वो हाई प्रोफाइल ही है ना, वही है जिनकी ऑफशोर कंपनीज होती हैं। जैसे नवाज शरीफ तो था, वो वज़ीर आज़म था, लेकिन उस जैसे लोग थे या उस हैसियत के लोग होंगे ना। हम जैसे लोग तो बेचारे जो ट्रैवल ही नहीं कर सकते गैर मुमालिक, वहाँ पे ऑफशोर कंपनियां तो दूर की बात है। तो ये सारे हाई प्रोफाइल है और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास मौका है, इन 400 अफराद को वाकई प्रोब भी किया जाए और ये चीज़ें अगर नवाज शरीफ को सजा हो सकती है तो इनको क्यों नहीं। लेकिन यही उम्मीद की जा रही है कि इनकी तरह जो है दीगर जो अफराद हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। अहम खबर, अगले हफ्ते एक अहम केस जो है वो भी होने जा रहा है कर्ज माफ़ी से मुतालिक। बहुत से शख्सियात जो कि बैंकों से लोन ले लेती थी और उसको फिर माफ़ करवाती थी, और ये मामला 2007 में खुद नोटिस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप किया था। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा खसूसी इमरान वसीम से। इमरान वसीम, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में गालिबन ये आखिरी समाअत हुई थी इस तमाम तर मामले पर। अभी क्या तफसीलात हैं, कौन सा बेंच है, कब समाअत होने जा रही है इस तमाम तर मामले पर? जी नीलम, मैं 3 बातें करूंगा। एक तो अभी जो पनामा की बात है, तैयब बलोच कर रहे थे, तो पनामा में एक चीज़ जो हमें तब्दीली देखने को मिली है कि जैसे सरदार तारिक मसूद साहब को ये केस दिया गया है। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि सरदार तारिक साहब को इस नौयत के केसेस नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है कुछ चेंज आया है तो उन्हें भी एक बड़ा केस दिया गया और ये 6 साल के बाद समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है पनामा की दरख्वास्तें। और दूसरा जो आप कर्ज माफ़ी की बात कर रहे थे, ये भी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया था और 2007 में सो मोटो लेने के बाद इस पर पहली समाअत 2011 में हुई थी और इसकी अब तक जो है वो 19 समाअतें हो चुकी हैं और आखिरी समाअत, ज़्यादा समाअतें इसकी 2011-2013 में हुई थी जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस हुआ करते थे, और आखिरी समाअत इसकी 2019 में हुई थी जब आसिफ सईद खान खोसा साहब चीफ जस्टिस हुआ करते थे। तो ये भी 4 साल के बाद मुकदमा मुकर्रर किया गया है इजाजुल हसन साहब के बेंच में। उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब हैं। और तीसरी बात जो अभी पिछले सेगमेंट में हमारे बड़े हैं, हमारा बड़ा एहतराम का रिश्ता भी है आमिर अब्बास साहब के साथ, जो वो कह रहे थे कि ये जो रिव्यू की जुरिस्डिक्शन है इसमें आर्टिकल तमाम केसेस में दी गई है, तो वो केस का सेक्शन जो कानून का सेक्शन 2 और 5 है वो बड़ा क्लियर है कि ये जो रिव्यू का दायरा कार बढ़ाया गया है ये सिर्फ 184(3) के मुकदमात में बढ़ाया गया है। गालिबन हम तो उनसे सीखते हैं, उनसे अब तक 11-12 सालों में सीखा, तो गालिबन उन्हें किसी जगह पे जो है वो गलत फहमी हो गई या उन्होंने देखा नहीं, तो ये आर्टिकल 184(3) के अंदर रिव्यू को सिर्फ ठीक हो गया। इमरान वसीम साथ ही रहिएगा। अभी अपकमिंग वीक की बात हो रही है, तो एक अहम केस जो कि 2017 में बड़ा जुबान ज़द आम रहा और कमसिन घरेलू मुलाजमा तैयबा तशद्दुद केस, उसको खोला जा रहा है। इस केस में अब तक क्या हुआ है, आइंदा क्या होने जा रहा है, इसी पे बात करेंगे जुल्करनैन से। जुल्करनैन, क्या खबरें आपके पास 2017 के बाद से अब जाकर इस पर समाअत अभी तक की क्या अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं? देखिए 2017 में ये नोटिस लिया गया था, जो इस्लामाबाद में एक साबिक जज थे राजा खुरम, उनके घर पर ये बच्ची थी जिनकी अहलिया की जानिब से उसके ऊपर तशद्दुद किया गया था, गर्म मिस्त्री से चलाया गया था और जो एक हमसाई है उसकी जानिब से वीडियो बना के वायरल की गई, जिस पे उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सो मोटो लिया था और उस खुद नोटिस के बाद इसकी कार्रवाइयाँ तकरीबन 2 साल से ज़्यादा जारी रही हैं। उसका रिजल्ट ये निकला था कि बाकायदा ट्रायल हुआ और जो राजा खुरम है उनको ना सिर्फ अपने ओहदे से बतौर जज इस्तीफ़ा देना पड़ा बल्कि उनको बरतरफी का सामना करना पड़ा और उनकी अहलिया को और उनको सज़ा भी भुगतना पड़ी। उसके खिलाफ उन्होंने
अपीलें भी की हुई हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ग़ालिबन पेंडिंग भी है इस वक्त। तो ये केस बेसिकली इस वक्त अब निपटाए जाने के लिए, क्योंकि मंदकी अंजाम को ऑलमोस्ट पहुँच चुका है, उसको निपटाने के लिए लगाया गया। इसके साथ 2 अहम केसेस लगे हैं, इसी के साथ ही क्लब करके लगाए गए हैं। एक वो ये कि जो बच्चों की गुमशुदगी का मामला आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले सामने आया था कि पंजाब से कई हज़ार बच्चे अगवा हो गए थे। उसके साथ ही साथ एक और केस ये था कि जो बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, बच्चों की जो स्मगलिंग है गैर मुल्कों में, खासकर अरब ममालिक के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर स्मगलिंग होती थी और बच्चों को ऊँटों पर बिठाकर उनकी रेस करवाई जाती थी। इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस भी लिया था और दरखास्तें भी 184(3) की हवाले से आई थी। उन तमाम दरखास्तों को यकजा करके अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के लिए मुकर्रर किया है और चीफ जस्टिस की सरबराही में ही 3 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं, वो इन मुकदमात की समाअत करेगा। बड़ी अहम खबर दी आपने कि चलें, अच्छा है, सुन के अच्छा लगा कि जो बुनियादी हकूक़ से मुताल्लिक तमाम तर मामलात है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुनने जा रही है। ना सिर्फ सियासी नोयत के मुकदमात बल्कि अब कुछ बुक से मुताल्लिक जो केसेस हैं उनकी भी सुनवाई होगी। आखिरी सेगमेंट है, इसमें मैं अहम जो ख़बरें हैं आइंदा होने वाली जो हैं उनसे मुताल्लिक बात करूँगी। आम जो केसेस हैं उनकी बात तो हो रही है। तैयब बलोच, आपके पास इनसाइडर स्टोरी क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से? इनसाइडर स्टोरी तो देखें, बात यह है कि हम सबसे बड़ी चीज़ इस टाइम यही है और सबकी नज़रें भी सुप्रीम कोर्ट पे हैं, वो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस काजी फैज़ ईसा। और ऑलरेडी तसर दे दिया गया कि भाई हमारी कोई फ़ाइट भी नहीं है और जो चीज़ें चल भी रही थी उनमें कुछ, लेकिन मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो अब हैंड ओवर टेकिंग, वो जो एक सेरेमनी टाइप होती है, यहाँ पर तो सेरेमनी नहीं होगी, लेकिन आया क्या चीफ जस्टिस जो है वो इख्तियारात उनको देते हैं अपने जस्टिस काजी फैज़ ईसा को या नहीं? क्विकली मैं जुल्करनैन इकबाल की तरफ भी चलूंगी। जुल्करनैन, आपके पास क्या इनसाइडर स्टोरी? अच्छा, स्टोरी ये है जनाब कि एक केस था जिसमें एक ही दिन इंतखाबात कराने के हवाले से एक पिटीशन थी एक शहरी की जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं था। उसके हवाले से लास्ट टाइम हियरिंग में ये हुआ था कि हम इसके ऊपर प्रॉपर ऑर्डर जारी करें क्योंकि मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। उस हवाले से अब कोई डिस्कशन हुई बेंच के दरमियान और ख़बर ये है कि जिस केस को हम सब ये कह रहे थे कि फैसला महफूज कर लिया गया और अब निपटा दिया जाएगा, उस हवाले से इतला ये है कि उसका ऑर्डर तैयार कर लिया गया और उस ऑर्डर में उसको डेट इन ऑफिस यानी कि गैर मुल्तज़म किया और अगले चंद दिन में वो हमें समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर होता नजर आएगा। इमरान वसीम, आपके पास शॉर्ट स्टोरी क्विकी? जी, शॉर्ट स्टोरी एक तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो जो दरखास्तें थी पिछले हफ्ते जब इसी हफ्ते जब मुलतवी किया गया तो तारीख नहीं दी गई थी, तो 8 जून की तारीख आ गई है। यह मुकदमा 8 जून को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। 8 रुकनी बेंच इसकी समाअत करो। इसके अंदर दूसरी जो खबर आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अदालत में अपनाया था कि ओवरलैपिंग हुई है कवानीन में, तो जो पहला कानून है यही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम से ठीक हो गया। इमरान वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जुल्करनैन, तैयब बलोच, आप दोनों नुमाइंदगान का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। कोर्ट राउंड अप में फिल वक्त के लिए इतना ही। अगले हफ्ते मजीद नई और अहम दिलचस्प स्टोरीज के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।